जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभा को संबोधित कर रहे हैं। और कैंपेन कमेटी चेयरमैन डॉक्टर रघु शर्मा जी, आपके लोकप्रिय विधायक कैलाश त्रिवेदी जी, हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार रामपाल शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता रामलाल जाट, पूर्व मंत्री, धीरज गुर्जर जी, हमारे एआईसीसी के सचिव, प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष व हमारे विधायक अशोक चांदना जी, हंगामी लाली मेवाड़ा साहब, महावीर जी जीनकर, प्रदीप कुमार सिंह जी, मनीष मेवाड़ा जी, अनिल डांगी जी, पराक्रम सिंह जी, अक्षय त्रिपाठी जी, विवेक धाकर जी, कन्हैयालाल धाकर, पूर्व जिला प्रमुख, श्रीमती रेखा चंदेल, चेयरमैन नगर पालिका गंगापुर, श्रीमती रेखा हिरण, महिला कांग्रेस के अध्यक्षा जी, मनोज पालीवाल जी, जिला अध्यक्ष सेवादल, जितेश गुर्जर जी, जिला अध्यक्ष अनेश्वरी, शंकर लाल जाट, ब्लॉक अध्यक्ष साड़ा, शिवराज सिंह जी, ब्लॉक अध्यक्ष रायपुर, चेतन डिडवाणिया जी, सत्यप्रकाश जी डिडवाणिया और तमाम उपस्थित हमारे नेतागण, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत पसंद था कि आज रामनवमी और अम्बेडकर जयंती के अवसर पर आप सबके बीच में आने का सौभाग्य मिला। और जिस प्रकार आप बैठे हुए घंटों से इंतज़ार करना पड़ा, उसके लिए हम लोग माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि पहले वाली मीटिंगों में टाइम ज़्यादा लग गया, इस कारण से आने में देरी हुई। फिर भी आप लोग यहाँ पर जमे रहे, ये इस बात का प्रतीक है कि आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग, आपका समर्थन हम सबके साथ में, इस कारण से आपने इंतजार करना मंजूर किया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे पूर्व वक्तों ने सब बातें कही आपको, आप लोग भीलवाड़ा के लोग हैं, जानते हैं कि यहाँ का अपना एक अलग इतिहास रहा है। अभी सब नाम गिनाए रामपाल शर्मा जी ने, एक के बाद एक कितने नेता यहाँ पर हुए जिन्होंने संघर्ष करके अपना स्थान बनाया। शिवचंद्र माथुर जी हो, गिरिजालाल व्यास हो, जो एमपी बने यहाँ पर, रामपाल उपाध्याय जी हो, उन्होंने सबने भीलवाड़ा के विकास में योगदान दिया। मोहनलाल सुखाड़ा जी के वक्त से ही यहाँ पर उद्योग लगाने का एक सिलसिला शुरू हुआ, उसके कारण से औद्योगिक नगरी भी कहलाती है भीलवाड़ा, हम सबको मालूम है। हम सब अपील करने आए हैं कि सबकी सलाह से राहुल गांधी जी ने रामपाल शर्मा जी को आपके यहाँ से लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किया है, इस विश्वास के साथ में कि भीलवाड़ा की जनता उनको अपना आशीर्वाद देगी, उनको कामयाब करेगी और वो चुनाव जीत करके आपके बीच में आते जाते रहेंगे, आपके सुख दुख में साथ निभाएंगे और भीलवाड़ा के विकास की आवाज़ को दिल्ली में बुलंद करेंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि, और धन्यवाद दूंगा आपको कि आपने कैलाश त्रिवेदी जी को इस बार फिर कामयाब किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब समय आ गया कड़ी जोड़ने का। अगर आप कड़ी जोड़ोगे, आपका एमएलए आपका हो, एमपी भी आपका हो, तो जाकर के मैं समझता हूँ कि फिर पैरवी करने में कमी नहीं रहती है। कड़ी जुड़ती है, आवाज़ बुलंद होती है। दिल्ली की पंचायत में हमारे एमपी पैरवी करेंगे, राजस्थान की भी, भीलवाड़ा की भी, आपके क्षेत्र की, तो स्टेट गवर्नमेंट को इमदाद ज़्यादा मिलती है। जरूरी है कि हम राजस्थान में सरकार बनाई, उस सरकार को मजबूत प्रदान करने के लिए भी हमारा फर्ज बनता है कि हम पार्लियामेंट के अंदर कोई कमी नहीं रखें। ये मैं आपसे मार्मिक अपील करना चाहता हूँ। हमने वादे किए हैं आपसे, राहुल गांधी जी ने कहा कर्जा माफ़ होना चाहिए, सरकार बनते ही हमने कोऑपरेटिव बैंक के कर्जे, भूमि विकास बैंक के कर्जे माफ़ किए, और जो कर्जे बच गए हैं तो हमने पहले ही कहा जो राष्ट्रीय बैंक हैं, नेशनलाइज बैंक हैं, वो दिल्ली केंद्र सरकार की होती है। बातचीत चल रही है उनसे। चुनाव के बाद में हम लोग चाहेंगे कि जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनके 2 लाख तक के कर्जे भी माफ़ हो, ये भी हमने तय कर रखा। इस प्रकार से जो वादा किया वो वादा निभाया है। 5 साल तक के बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे, ये हमने कहा है। 1 लाख बिजली के कनेक्शन कुओं पर देने के लिए जून तक की मैंने बात की थी, वो आधे कनेक्शन तो लग चुके हैं, बाकी लग रहे हैं।
गरीबों के लिए 2 रुपये किलो की बजाय 1 रुपये किलो गेहूँ देंगे। 1,74,000 लोगों को बड़ा फैसला किया है। जिस प्रकार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने और सोनिया गांधी जी ने मनरेगा योजना लागू करी, जो विश्व की सबसे बड़ी योजना थी, जिसमें 100 दिन की गारंटी थी रोजगार की। आपको मालूम है कि राहुल गांधी जी ने अभी मैनिफेस्टो लाए हैं, उसमें उसी योजना को 100 दिन की बजाय कानून के अंतर्गत 150 दिन का रोजगार मिलेगा, ये कह दिया गया है। इस प्रकार से बहुत प्रगतिशील कदम उठाए राहुल गांधी जी ने कई, जो आपकी जानकारी के अंदर है। इसी प्रकार जो बीमारियों में हमने 600 दवाएं फ्री करी थी पहले, अभी सरकार बनते हमने कहा है कि एक तो हार्ट की बीमारी, एक किडनी की बीमारी, एक कैंसर की बीमारी, इलाज होने के बाद में ही दवाएं बहुत महंगी होती है। हमने कहा कि कैंसर की, हार्ट की और किडनी की दवाएं भी सरकार फ्री देगी, ये हमने घोषणा कर दी। अभी बेरोजगारी भत्ता अलग दे रहे हैं हम लोग, शुरू कर दिया हम लोगों ने। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन भी हमने 500 की 750 और 750 की 1000 कर दी गई है। और किसानों का अलग पेंशन शुरू कर रहे हैं हम लोग, जो लघु व सीमांत किसान हैं उनको अलग पेंशन मिलेगी, वो फैसला भी सरकार ने कर लिया, आपकी जानकारी में होगा। 10% आर्थिक आधार पर जो गरीब हैं, जो SC के नहीं हैं, ST के नहीं, OBC के नहीं हैं, उनके लिए भी 10% का आरक्षण का हमने यहाँ पर लागू कर दिया राजस्थान के अंदर। अब नौकरी लगेगी, भविष्य में एडमिशन होंगे तो उसके आधार पर राजस्थान में भी होंगे। गौ सेवा अनुदान की बढ़ोतरी की गई है 5 साल तक। जो मैंने कहा आपको कि अभी हमें त्रिवेदी साहब कह रहे थे कि जो आवारा पशु है, ये प्रॉब्लम आपके खाली भीलवाड़ा की, सहाड़ा की नहीं है, पूरे राजस्थान के किसान दुखी है उससे। गौ वंश हो, कोई गाय हो या भैंस हो या कोई भी हमारा पशु हो, उसकी दिक्कत खेतों में भी आती है, मॉलों में आती है, एक्सीडेंट होते हैं, पशुधन के लग जाती है, आदमी मर जाता है या लग जाती, घायल हो जाता है। उसके लिए हम लोग सोच रहे हैं कोई ऐसी स्कीम बनाएंगे चुनाव के बाद में। अभी तो कोड ऑफ कंडक्ट है, पर ये हमारी प्रायोरिटी के अंदर है, कोई ऐसी स्कीम बने जिससे कि राजस्थान किसानों को बड़ी राहत मिल सके और आम लोगों को तकलीफ नहीं हो। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। राहुल गांधी जी ने जो 6,000 रुपये प्रति माह, ये पूरी दुनिया में ऐसी कोई स्कीम नहीं बनी है। 6,000 रुपये प्रति माह देश के करीब 25 करोड़ लोगों को मिलेगा। इसका मतलब साल में 72,000 रुपये मिलेंगे। इसलिए दिए जा रहे हैं जिससे कि वो पैसा खर्च कर सके अपने बच्चों पर, अपने घर वालों पर। दवाइयों के अलावा कोई खाने वाली चीज़ें हैं, कपड़े लेते हैं, पैसा मार्केट में खर्च होता है, वापस डिमांड बढ़ती है वस्तुओं की, फैक्ट्री में उत्पादन बढ़ता है तो रोजगार बढ़ता है, और पैसा जब सर्कुलेट होता है तो आर्थिक स्थिति मजबूत होती है देश के अंदर। ये सोच करके इतना बड़ा फैसला हाथ में लिया गया है और मुझे आशा है कि उस फैसले को आप समझेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे कि आने वाले वक्त में कैसे ये काम होगा। एक और बड़ा फैसला किया गया जो आपको समझने की आवश्यकता है, किसानों के लिए अलग बजट। दुनिया के इतिहास में मेरे ख्याल से कहीं नहीं होगा कि राहुल गांधी जी के मैनिफेस्टो में ये कहा गया है कि रेलवे का बजट अलग होता था पहले पार्लियामेंट के अंदर, इसी कारण रेलवे का विकास संभव हुआ। किसानों की 50 तरह की समस्याएं होती हैं, सरकारें कुछ पूरी करती है, नहीं पैदा होती है। अब राहुल गांधी जी की सोच है कि बजट अलग पेश करो पार्लियामेंट के अंदर। उससे आप कल्पना कर सकते हो कि किसानों संबंधी जितनी भी समस्याएं होगी, जितने प्रोविजन होंगे उनके विकास के, बजट प्रावधान करना पड़ेगा, धनराशि रखनी पड़ेगी। बजट के माध्यम से पूरा देश देखेगा, सुनेगा और पूछ सकेगा सरकार को भाई आपने बजट में प्रोविजन किया, उसका क्या हो रहा है। ये बहुत क्रांतिकारी कदम उठाया गया है और ये सब बातें देख करके ही नरेंद्र मोदी जी घबरा गए हैं। उनकी तरह राहुल गांधी जी कोई बात कहेंगे तो करके दिखाएंगे, उनकी तरह खाली झूठे वादे नहीं करेंगे, उनकी तरह जुमलेबाजी नहीं करेंगे,
काला धन लेके आऊंगा, 1 रुपया लेके नहीं आया। महंगाई कम कर दूंगा, कोई महंगाई कम नहीं हुई। किसान बर्बाद अलग हुआ है, ऊपर का पूरा मूल्य मिलता नहीं उसको। 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दूंगा प्रति वर्ष, कोई वादा पूरा नहीं हुआ। 15 लाख की बात है, छोड़ दो खाते माने की। तो इस प्रकार से राज करना मैं समझता हूँ, पहली बार मैंने अनुभव किया है कि राज इस प्रकार से 5 साल निकले हैं कि पूरी तरह घृणा का माहौल है, नफरत का माहौल है, अविश्वास का माहौल है, संवेदनहीनता का माहौल है और हिंसा का माहौल है। ऐसे देश आगे नहीं बढ़ सकता है। जब तक सभी जाति सभी धर्म के लोग मिलकर नहीं चलेंगे तब तक हम प्रगति नहीं कर सकते हैं। और राहुल गांधी जी कहते हैं कि भी हमारी कोई दुश्मनी किसी से नहीं है, ना बीजेपी से, ना हमारी अदावत कोई आरएसएस से है। खाली हम अपनी नीतियाँ बताएंगे, वो अपनी नीति बताएं। हमारे कार्यक्रम क्या गरीबों के लिए, उनके कार्यक्रम क्या है, हमारे सिद्धांत क्या देश के लिए, वो बताएं, हम अपनी बात कहें। ये जो आप बैठे हुए ये लोकतंत्र है जिसमें सबको हाथ जोड़ना पड़ता है आपको, गरीब से गरीब आदमी को भी, क्योंकि वोट का एक मालिक, एक वोट का धनी वो भी है। और ये व्यवस्था की है गांधी जी के वक्त में, पंडित नेहरू ने, सरदार पटेल ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, अम्बेडकर साहब की जयंती है, उन्होंने संविधान बनाया, वो आज तक कायम है हमारे यहाँ पर। उसके आधार पर सारे फैसले होते हैं और इसीलिए आज मान सम्मान कायम है आप लोगों का। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि वहाँ पर बंदूकों का राज हो, सैनिकों का शासन हो जाए। इसलिए आज मोदी जी 5 साल के बाद में बजाय इसके कि मुद्दा आधारित बात करे, नीतियों की बात करे, सिद्धांत की बात करे, कार्यक्रमों की बात करे, अपने उपलब्धि बताए, आगे क्या करें उसके बारे में बात करे। वो धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पे बात कर रहे हैं, वो राष्ट्र भक्ति की बात करते हैं। क्या हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम राष्ट्रभक्त नहीं है क्या? देश का कौन सा नागरिक राष्ट्रभक्त नहीं, बता दीजिए मुझे। तो आप अगर सैनिकों के पराक्रम और शौर्य है उसको हम सब सलाम करते हैं, आप उसके पीछे से राजनीति करना चाहते हो, ये अच्छी बात नहीं। योगी जी महाराज कहते हैं मुख्यमंत्री यूपी के सैनिकों को ये मोदी की सेना है। आप कल्पना कर सकते हो कि राज्य का मुख्यमंत्री हमारे यहाँ पर सैनिकों का, सेना का कभी भी हस्तक्षेप नहीं रहा सत्ता के अंदर। इसलिए हम सुखी हैं, लोकतंत्र कायम है, देश आगे बढ़ा है। आज़ादी के वक्त में बिजली क्या होती लोग समझते नहीं थे, छुई बाहर से आती थी। आज क्या नहीं होता देश के अंदर, जो कुछ बना है 70 साल में वो कांग्रेस ने बनाया है। मोदी जी कहते हैं 70 साल में क्या किया कांग्रेस ने, क्या नहीं किया मोदी जी, ये मुझे बताइए आप। इस प्रकार से जो बातें करते हैं उनको आपको सावधान रहना है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में लोकतंत्र बचाने का चुनाव ये है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। आपस में भाईचारा कायम रहे। वो कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, राहुल गांधी कभी नहीं कहते हैं, वो कहते हैं बीजेपी अपना काम करे, हम अपना काम करें। ये माई बाप बैठे हो आप लोग, आप तय करते हो कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी, कौन राज करेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। उसमें हस्तक्षेप करने का कोई उनका अधिकार नहीं है। और योगी जी का ये कहना मुख्यमंत्री का, अभी कोई आप सरकार के खिलाफ बोल जाओ तो राजद्रोह का मुकदमा दायर हो जाता है। और योगी जी ने कह दिया कि आप तो मोदी सेना है, सेना को कह दिया। अरे पाकिस्तान में तो प्रधानमंत्री को जेल जाना पड़ता है सैनिकों के शासन के अंदर। जुल्फिकार भुट्टो को फांसी पे चढ़ा दिया गया वहाँ पर, प्रधानमंत्री को। आप कल्पना करो हमारे यहाँ कितने प्रधानमंत्री बदले हैं, वापस आए हैं, शासन बदलते गए हैं, कभी भी सैनिकों का शासन यहाँ नहीं होगा। हमारे यहाँ के सेना का अलग तरह का हो रहा है, राजनीति अलग चलती है। पाकिस्तान में वो स्थिति नहीं है। योगी जी क्या कहना चाहते हैं देश को पता है, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए देश से, मेरी गलती से मुंह से निकल गया। वरना उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि इस आदमी ने के कैसे दिया कि मोदी सेना है, हमारी सेना जो है वो मोदी सेना है। आप क्या चाहते हो, किस प्रकार भड़काते हो उनको? सेना के पीछे छिप के आप चुनाव जीतना चाहते हो, वो संभव नहीं है। इस देश में इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बना दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। तरणों हजार सैनिकों को, जनरल को, कर्नल को अरेस्ट कर दिया वहाँ पर।
हमारी फौजन जाकर के बांग्लादेश के अंदर उदय करवा दिया, उनका विजय करवा दिया। कभी भी उसके नाम की राजनीति नहीं करी हमारे नेताओं ने, उनके हथियार सरेंडर करवा दिए। ये इतिहास गवाह है। इंदिरा गांधी ने जान दे दी अपनी, परंतु पंजाब खालिस्तान बनाओ की बात करते थे आतंकवादी, वह कार्रवाई करी, उनके एवज में उनकी जान चली गई, उनका छीना छलनी कर दिया गया। पर इंदिरा गांधी अडिग रही और मरने के एक दिन पहले कहा उड़ीसा के अंदर उन्होंने कि अगर मेरी जान भी कभी चली जाएगी तो मेरे खून का एक कतरा इस देश को मजबूती प्रदान करेगा, ये कहा था। तो कहाँ बीजेपी, कहाँ कांग्रेस, सरकार में आना अलग बात है। पीटीआई आपने खूब अच्छे काम किए, फिर भी एक माहौल बन गया मोदी मोदी, लोग झांसे में आ गए, पता नहीं क्या करेगा। उस कारण वो चुनाव जीत गए। अब उनकी पोल खुल चुकी है, अब वो बुकलाए हुए हैं।